Welcome to another class of chapter number 3, class 11th. चैप्टर का नाम कोई मेरे को बता सकता है? बिकॉज दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर. सो क्यों ना चैप्टर का नाम एक बार रिवाइज किया जाए. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? इफ माई स्टूडेंट्स कैन हेल्प मी with what is the name of the chapter. Yes, come on. Chapter number 3, what is the name? Correct. Classification of elements and periodicity in the properties. Chapter number 3, last class, lecture number 6 is what we are going to talk about. In the last class, we were talking about atomic properties, right? हम कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे और उन एटॉमिक प्रॉपर्टीज में पहली एटॉमिक प्रॉपर्टी जो हमने बात किया था वाज एटॉमिक रेडियाई, राइट? सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी टॉक्ड अबाउट वाज आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका रिप्रेजेंटेशन डेल्टा एच ऑफ आई से किया जाता है, राइट? Ionization energy is the energy required to remove an electron from isolated gaseous atom. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी. मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम बच्चे यहां पर आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है वो लिखना भूल जाते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. IE1 एंड IE2 अगर किसी भी एक एलिमेंट के लिए कंपेयर करूं तो IE2 जो है वो हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू IE1 एंड IE3 विल बी ग्रेटर देन IE2 एंड IE1, राइट? सो कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज किस तरीके से इंक्रीज होती हैं? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन P/E रेशो एंड आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका प्रोपोर्शनैलिटी Z इफेक्टिव के साथ डायरेक्ट होता है. मतलब जितना ज्यादा एक न्यूक्लियस का ताकत वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने का, उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को उसमें से रिमूव करने के लिए, राइट? सो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस क्लास एंड नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. That's what you need to get your pens, notebooks activated. Please ये ध्यान रखना, बिना लिखे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं जाएगा. Alright? So what is electron gain enthalpy और electron gain energy? Okay? इलेक्ट्रॉन गेन करने की एनर्जी. इलेक्ट्रॉन गेन करने की एनर्जी इजी किया आपके लिए. पहला स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, जैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते थे, आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते थे डेल्टा एच ऑफ आई, वैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ऑफ Eg. तो आप जब हेडिंग लिखें उस हेडिंग में ही ये रिप्रेजेंटेशन डाल दें और उस हेडिंग के नीचे ऐसे करके यहां पर यूनिट किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये भी एनर्जी है, सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी एक एनर्जी है. सो देयरफॉर this will become kilojoule per mole, similar to ionization energy. Now, what is the difference between ionization energy and electron gain energy? ये कई बार ना out of the blue #O odd one out question बोलता हूं मैं उसको. हाँ, so #O odd one out कि भैया आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी में क्या डिफरेंस है? So ionization energy is the energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom. And over here, electron gain energy is the energy change. ध्यान देना, मैं क्या word use कर रहा हूं? It is the energy change. When an electron is added to neutral isolated gaseous atom, it is the energy change. When an electron is added to the neutral isolated gaseous atom. अच्छे से लिखना, definitions बहुत इंपॉर्टेंट हैं. If you miss out on the keywords,
you are not going to get any marks in this definition. Trust me, the school teachers will not give you marks. All right? So किसी भी एक एटम में अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो उस एडिशन प्रोसेस में जो भी नेट एनर्जी चेंज हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ ईजी। अब मैंने इसको चेंज क्यों बोला? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, ये एनर्जी गेन भी हो सकता है, विच इज वेरी वेरी रेयर। जनरली इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, तो ये नेगेटिव एनर्जी ही होता है। सिस्टम में से जब एनर्जी रिलीज होता है ना, तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट नेगेटिव साइन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। ऑल राइट, मैग्नीट्यूड वाइज और साइन के साथ मैग्नीट्यूड, इस प्रॉपर्टी में वहां कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये जनरली नेगेटिव होगा। बट कुछ केसेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास नियॉन है ना, अब ये तो नोबल गैस है, तो नोबल गैस के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो क्या ये आसानी से करने देगा या इट इज डिफिकल्ट? सोचो। इफ इट इज इजी, पुट अ थम्स अप। इफ इट इज डिफिकल्ट, पुट अ थम्स डाउन। Is it easy to add an electron to this neon atom? Is it easy or difficult? लॉजिक दौड़ रहा है ना, लॉजिक दौड़ रहा है ना। Is it easy or difficult? It is difficult. Why? Because इसका ऑक्टेट कंप्लीट है मेरे दोस्त। अब जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। ये बोल रहा है भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, और अगर आपको मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ भी करके ऐड करना ही है तो आपको बाहर से एनर्जी दे के भेजना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। सो दैट इज वेयर यू विल हैव टू गिव एनर्जी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ne माइनस आयन, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट कुछ करके अगर हमने कर भी दिया तो बाहर से एक्सटर्नली बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वहां पर आपका मेरे प्यारे दोस्त डेल्टा एच ऑफ ईजी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। सो इन केस ऑफ नोबल एलिमेंट्स, इनर्ट एलिमेंट्स, योर डेल्टा एच ऑफ ईजी इज पॉजिटिव, अदरवाइज डेल्टा एच ऑफ ईजी इज नेगेटिव। इसीलिए डेफिनेशन में इट इज द एनर्जी चेंज। ये वर्ड को जस्टिफाई करने के लिए सोचो, मैंने अगर 5 मिनट लगाए हैं तो मतलब डेफिनेशन में उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। इज द एनर्जी चेंज। हाँ, फिर उसके बाद आप हैशटैग पीएन चालू करेंगे। पीएन समझ में आता है? यस, हैशटैग पीएन, पाजी नोट। यस, पाजी नोट में पहला आप ये कर सकते हो कि यू विल राइट डाउन delta H of Eg is the denotation and the unit is kilojoule per mole. That's the first Paji note you can keep. The second Paji note that you need to write down is the consecutive electron gain energies, right? The second Paji note is consecutive electron gain energies, EGE. For a given element, अगर मैं x के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो वो x माइनस बनाएगा। इस x माइनस पे मैं वापस इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो वो x2 माइनस बनाएगा, और इस x2 माइनस पे मैं वापस इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो वो x3 माइनस बनाएगा, राइट? अब आप सोच के जवाब देना कि अगर मेरे पास एक एटम है जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा है कंपेयर टू द अदर एटम, राइट? मैंने बोला X एंड Y, X हैज अ हायर Z इफेक्टिव कंपेयर टू Y, ठीक है? Z इफेक्टिव की बात की। तो मुझे एक बात बताओ, अगर X का Z इफेक्टिव ज्यादा है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हैं, राइट? वी कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
तो डू यू एग्री, अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है मतलब उस प्यारी सी चीज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर देन Y। बोलो हाँ कि ना। Are you with me till here? Yes, give me a thumbs up. Yes. So higher the Z effective, higher is the electron affinity. So if higher is the electron affinity, do you agree? Easier it is for an atom to accept the electron in its atom. Yes. Easier it is to accept the electron in the atom. तो आप क्या करो, आप ये पॉइंट को भी छोड़ो, पहले आप ये लिखो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट यू विल राइट डाउन इन द हैशटैग पाजी नोट, पहले पाजी नोट में आप ये लिखोगे दैट हायर हायर Z effective implies higher is electron affinity, which implies easier it is to gain electron, easier it is to gain electron for an atom। अब सोचो, जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा मतलब उतना वो एनर्जी रिलीज करेगा आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना। जितना आसानी से इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। सो हायर Z इफेक्टिव इंप्लाइज हायर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, which implies easier it is to gain the electron for an atom, therefore higher energy is released during the process of gaining electron, right? Point number 1, hashtag point number 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को समझे बिना आगे मत बढ़ना। इफ यू हैव एनी डाउट यू नीड टू आस्क द डाउट फर्स्ट एंड देन वी विल मूव अहेड इन द क्लास। सो पॉइंट नंबर 1, इसको हम वापस लेके आते हैं, कॉन्सेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज को हम वापस लेके आते हैं। हायर द Z इफेक्टिव, हायर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, easier it is to gain the electron, therefore higher energy will be released during the process. Now point number 2, higher energy released implies more negative is the value of EGE, that is electron gain energy उतना ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर एग्जाम्पल मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पर एग्जाम्पल, ये सेकंड पॉइंट के बाद आपको ये एग्जाम्पल लिखना है क्योंकि ये एग्जाम्पल ही मैक्सिमम चीजें क्लियर करेगा। मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम है जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, X माइनस बनाया, एक दूसरा एटम है एक इलेक्ट्रॉन जिसने Y माइनस बनाया। इन द एंटायर प्रोसेस यहां पर आपको दे दिया गया कि डेल्टा H ऑफ EG is -300 kilojoule, whereas delta H of EG for Y is given as -200 kilojoule। अब सोच के जवाब देना है आपको, बिना सोचे जवाब नहीं देना। गिव मी अ रेज हैंड the moment you understand the question over here is, out of X and Y, which has the tendency to gain electron faster? Out of the two, which has the tendency to gain the electron faster? नीचे लिखा देखो, higher energy released means more negative is the value of EGE. And if
higher energy is released, that means higher is the Z effective, and that means कि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से गेन कर सकता है. हिंट दिया, अब सोचो और जवाब दो. यस यस यस, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. ओपन योर माइक्स, टेल मी व्हाट इज योर आंसर. Yes, go ahead. Open your mic and tell me what is your answer over here. X और Y में. Y has more tendency to gain electron than X. Okay? Y has more tendency to gain the electron. Okay. अब देखो, मैंने क्या बोला था, ये कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम बच्चे अटकेंगे और उसी कॉन्सेप्ट में आप अटक गए हो. आप देखो, more negative the value is implying that higher energy is released. So higher energy released implies more negative is the value of EGE, implies easier is the electron gain for an atom. और ये लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे जिसमें ये आंसर आपने यहां पर गलत दिया. मेरे प्यारे दोस्त, X will gain an electron faster compared to Y. Gain of electron. X has a faster tendency to gain compared to Y. Please write this down. तो जैसे ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा ना, तो आपको ये चीज की क्लैरिटी आ गई होगी कि अच्छा, जितना नेगेटिव वैल्यू मतलब उतना वो गेन कर सकता है. वहां से बनेगा आपका पॉइंट नंबर 3. हायर, यहां मैं ऐसे लिखूं, मोर नेगेटिव द वैल्यू, मोर नेगेटिव द EGE वैल्यू implies higher is the non-metallic character. बच्चा बोलता है हाँ सर, नॉन मेटल्स वही तो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकते हैं. मेटल्स आर द वन विच कैन इजिली लूज, नॉन मेटल्स आर द वन विच कैन इजिली गेन. और वो गेन शक्ति कहां से पता चलती है? उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू से. मोर नेगेटिव द वैल्यू मतलब easier it is to gain the electron, yes or no? और अगर वो easier है मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो अगर मैंने ऐसे दो वैल्यूज देके आपको पूछा कि आउट ऑफ द टू विच इज मोर नॉन मेटेलिक, विच इज मोर नॉन मेटेलिक, तो आइडिया लग गया होगा सर X इज मोर नॉन मेटेलिक देन Y. नाउ थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट. पॉइंट नंबर 4 भी यहीं से बना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा. पॉइंट नंबर 4, हायर द Z इफेक्टिव, हायर द या मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इंप्लाइज हायर इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो कैन आई ऑल्सो से 4th पॉइंट, मोर नेगेटिव द वैल्यू, more negative the value of EGE implies easier is anion formation. लिख सकते हो ये चीज, easier is the anion formation. And if easier is the anion formation, can I say more is the reactivity of that atom? क्योंकि अगर वो anion आसानी से बना रहा है, अगर वो एनायन आसानी से बना रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके, मतलब वो पॉजिटिव काउंटर पार्ट के साथ फास्टर रिएक्ट करेगा. यस और नो, यस और नो, गिव मी थम्स अप. यस, अगर वो एनायन आसानी से बना रहा है मतलब वो पॉजिटिव काउंटर पार्ट के साथ भी फास्टर रिएक्ट करेगा. सो माय डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और रिएक्टिविटी का कैसा रिलेशन? More negative the value, higher is the reactivity.
More negative the value, higher is the what, my dear friend? Reactivity. More negative the value, higher is the non-metallic character. Higher is the non-metallic character. आप इसको वैल्यू के टर्म्स में मत लिखना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे समझना. मोर नेगेटिव द वैल्यू मींस ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, एंड अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है तो फास्टर वो गेन कर सकता है, और जितना वो फास्ट गेन कर सके नॉन मेटालिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा. बहुत इजी, बहुत आसान. आगे बढ़ेंगे, अब ध्यान से समझना. अब हम कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जीज को समझ पाएंगे. राइट? सो थिंक अबाउट इट. अगर मैंने यहां पर आपको पॉइंट नंबर 5 बोला, कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जीज, कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो आप सोचो कि मैंने जब एक x पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, x माइनस बना, इस x माइनस पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं उसको x2 माइनस बनाने के लिए, और x2 माइनस को एक इलेक्ट्रॉन और देके x3 माइनस बनाना चाहता हूं. तो आप खुद सोचिए, थिंक अबाउट इट. क्या पहले वाले केस में -300 किलो जूल अगर रिलीज हो रहा है, तो दूसरे वाले केस में while you are adding the second electron, क्या ये वैल्यू लेस नेगेटिव नहीं हो जाएगी? क्या ये वैल्यू लेस नेगेटिव नहीं हो जाएगी? जैसे ही आप थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे, क्या ये वैल्यू और लेस नेगेटिव नहीं हो जाएगी? मतलब इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. मैं कहने का मतलब कि इन द सेकेंड एंड थर्ड लेस एनर्जी इज रिलीज्ड. व्हाई? It is because Z effective decreases. अब बच्चा बोलता है सर ये कैसे आपने डिसाइड किया Z effective डिक्रीज हो रहा है? ये कैसे डिसाइड किया? अले भाई मुन्ना, सोच, तेरे पास क्लोरीन है, थिंक एन आंसर. तेरे पास क्लोरीन है जिसके पास 17 प्रोटॉन के सामने 17 इलेक्ट्रॉन्स थे. अब उसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको Cl माइनस बना दिया है. You have made it Cl माइनस. तो प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो गए कि नहीं हो गए? अबे P/E रेशियो डिक्रीज हो जाएगा ना. अब P/E रेशियो डिक्रीज हुआ तो Z इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा. और अगर Z इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत कम होती चली जा रही है. और अगर मोहब्बत कम हो रही है तो लेसर एनर्जी विल बी रिलीज्ड. बोलो हाँ कि ना? Higher the electron affinity, more is the energy released. And more is the energy released, मतलब higher is the negative value. यहां पर तो less energy release हो रही है ना. अब अगर वो less energy release हो रही है तो less negative होगा ना. Similarly, आप थर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो 17 प्रोटॉन तो अभी उतने ही है, बट इलेक्ट्रॉन 19 हो गए हैं. अब तो 19, अब P/E रेशियो और डिक्रीज हुआ तो Z इफेक्टिव और डिक्रीज हो गया, तो भैया और कम एनर्जी रिलीज होगा. बोलो हाँ कि ना? रिलीज्ड एनर्जी विल बी लेस. यस और नो? करेक्ट है. तो क्या मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा H ऑफ Eg1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, आई एम टॉकिंग नाउ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, क्या ये मोस्ट नेगेटिव हो गया? मोस्ट नेगेटिव, कैन आई से दिस? मोस्ट नेगेटिव वैल्यू. उसके बाद डेल्टा H ऑफ Eg2 इज लेस नेगेटिव कंपेयर टू Eg1. मतलब वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ी तो क्या वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना. -300 इज स्मॉलर कंपेयर टू -250. वैल्यू के टर्म्स में बात कर रहा हूं. एनर्जी रिलीज के फॉर्म में बात करूं तो डेल्टा H ऑफ Eg1 इज हायर. ठीक है, तो यहां दो चीजें लिख लेना. वैल्यू के टर्म्स में जब भी बात करूं तो Eg1 इज लोअर कंपेयर टू Eg2 कंपेयर टू Eg3. बट अगर मैं एनर्जी रिलीज्ड के फॉर्म में बात करूं तो एनर्जी रिलीज्ड के फॉर्म में डेल्टा H ऑफ Eg1 इज हायर कंपेयर टू डेल्टा H ऑफ Eg2 कंपेयर टू डेल्टा H ऑफ Eg3. ये मैक्सिमम बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं मेरे दोस्त. यहां पर वैल्यू के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, नंबर लाइन पे, और यहां पर मैंने बोल दिया एनर्जी रिलीज के टर्म्स में. आप दूसरा एक
फॉर्म बना लो, Eg1 greater than Eg2 greater than Eg3 in terms of energy released, in terms of value. Please note down this fifth point. So next point is now to understand the trend. अब जब हमें डेफिनेशन समझ में आ गई, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ गए, तो अब क्वेश्चन है कि सर इसका ट्रेंड क्या होगा, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी. लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी. एंड टू डू दैट, पहला चीज आपको ये ग्राफ देखना है. देखो, ध्यान से समझना. पहले ग्राफ को देखो, ग्राफ को देखो. हम यहां पर ट्रेंड पढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है? लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड देख रहे हैं. I have taken a period number 2, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. This is fluorine over here, and this is neon. Okay. अब जरा ट्रेंड देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है यार. लेफ्ट टू राइट जाने पे ट्रेंड को देखो क्या हुआ. लिथियम इज द एक्सट्रीम राइट, यस और नो? सॉरी, एक्सट्रीम लेफ्ट. यहां पर देखना, पहले यहां पर देखो, फिर ग्राफ समझाता हूं. लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन. नियॉन को बाद में लेके आएंगे पिक्चर में. बट इज दिस द पीरियड 2? अब मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या हम लोग जान के आए हैं कि जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है? यस और नो? जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस. तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो डू यू एग्री कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी इंक्रीज होगा? और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रहा है, तो डू यू एग्री कि लेफ्ट टू राइट जाने पे मोर एंड मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ EGE विल बी हैपनिंग? यस, मतलब ये आपका अगर माइनस लेट्स से 10 है, तो ये -20 होना चाहिए, ये -30 होना चाहिए, ये -40, ये -50, ये -60 और ये -70, राइट? सो नेगेटिव में वैल्यू जो है वो बढ़नी चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव मतलब उतना ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगा ना. एग्री करते हो ना? क्लियर है ना ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब जरा मजे देखो, मजे देखो बाबा, इतना इतना मजा आएगा ना यहां पर. अब लेफ्ट टू राइट जाने पे आप ट्रेंड में नोटिस करो क्या हुआ. ये देखो, क्या यहां पर लिथियम वॉज समवेयर लाइक माइनस, यहां पर देखो, क्या लिथियम वॉज समवेयर अराउंड -55 वैल्यू? ठीक है, वैल्यू मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको स्क्रीन पे अभी नहीं दिख रहा है तो मैं अगर आपको बोल रहा हूं -55 के करीब. ओके. फिर लिथियम के बाद बेरिलियम पे तो और नेगेटिव होनी चाहिए थी ना वैल्यू, ये तो और पॉजिटिव हो गया. देखो कहां चला गया, नियर टू 0 चला गया. नियर टू क्या चला गया? 0 चला गया. तो हमारा इस जगह पे एक प्रॉब्लम आया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. क्यों आया बताते हैं, टेंशन मत लीजिए. देखो, फिर उसके बाद बेरिलियम के बाद, देखो बेरिलियम के बाद बोरॉन शुड हैव बिकम मोर नेगेटिव. मोर नेगेटिव होना चाहिए था. लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव, तो हाँ मोर नेगेटिव हो रहा है. देखो ये समवेयर यहां कहीं पे आ रहा है, दिख रहा है, राइट? सो 0 से -50 के बीच में समवेयर अराउंड -20 -30 वैल्यू आ रही है. तो बेरिलियम से बोरॉन जाने में यस इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव. कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, एकदम बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर बोरॉन से कार्बन जाने पे मोर नेगेटिव होना चाहिए था, तो बोरॉन से कार्बन जाने पे मोर नेगेटिव हो रहा है. देखो बोरॉन इज समवेयर ओवर हियर एंड कार्बन इज समवेयर ओवर हियर, और ये ऊपर नेगेटिव में है स्केल, ठीक है? दिस इज इन द स्केल इज इन द नेगेटिव. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये स्केल जो है वो यहां पर आ गया, मोर नेगेटिव. यस, कोई दिक्कत नहीं है. फिर कार्बन से नाइट्रोजन जाने में मोर नेगेटिव होना चाहिए था, बट कार्बन से नाइट्रोजन जाने में देखो पॉजिटिव साइड पे चला गया. एंड अगेन समवेयर अराउंड 0 नाइट्रोजन की वैल्यू सेम एज बेरिलियम, समवेयर अराउंड 0 हो जाएगी. इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. फिर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाने पे मोर नेगेटिव होना चाहिए था. जी हां, बिल्कुल मोर नेगेटिव हो रहा है. ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाने पे मोर नेगेटिव होना चाहिए था. जी हां, बिल्कुल हो रहा है. फ्लोरीन से नियॉन जाने में मोर नेगेटिव होना चाहिए था, लेफ्ट टू राइट ना. बट मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ये पॉजिटिव हो गया. देखो ये समवेयर ओवर हियर पॉजिटिव 100 की करीब वैल्यू आ रही है नियॉन की.
अब आपको ये ग्राफ नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको ये ग्राफ नहीं करना है, आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको पहले लेफ्ट टू राइट का जनरल, लेफ्ट टू राइट का जनरल चीज लिखना है। व्हाट इज दैट जनरल चीज? व्हाट इज दैट जनरल चीज? कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसका वैल्यू देखो बाबा, एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहा हूं। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, कहने का मतलब एनर्जी रिलीज्ड इंक्रीजेस। बाबा ध्यान, एनर्जी एनर्जी रिलीज्ड इंक्रीजेस। अब देखो, आप इसको जितना अच्छा क्रिएटिव बनाओगे ना उतना अच्छा आपके लिए हो जाएगा। एनर्जी रिलीज्ड इंक्रीजेस इंप्लाइज EGE is equal to more and more negative. So on moving from left to right, this is because of the increased number of protons as the atomic number increases, leading to increased Z effective and hence leading to more negative EGE. पहले तो जनरल ट्रेंड लिखो कि जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होने वाला है। फिर दो जगह पे प्रॉब्लम है वो हमें पता चला, वो दो जगह की प्रॉब्लम्स को हम नोट करेंगे, वो एक्सेप्शंस में जाएंगे। व्हाट्स द जनरल ट्रेंड? इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। आर यू विद मी? आर यू विद मी? सिमिलरली टॉप टू बॉटम आने पे, बाबा टॉप टू बॉटम आने पे क्या हम लोग पढ़ के आए हैं जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाता है? पढ़ा है अपने ने? यस। अब अगर Z इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत कम होती चली जा रही है। और अगर वो मोहब्बत कम हो रही है, ओए अगर वो मोहब्बत कम हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं करना चाहता है। सो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम माय डियर फ्रेंड, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, energy released decreases, energy released decreases implies leading to less and less negative value of EGE, less and less negative value of EGE, because down the group Z effective decreases and left to right ka trend energy released increases, energy released increases is because Z effective increases. Very very important, please note this down अच्छे से। So बात करते हैं जनरल ट्रेंड के बाद एक्सेप्शंस की। अब मेरे प्यारे दोस्त, एक्सेप्शंस में आपको यह चीज समझनी है कि पहला एक्सेप्शन अपने को समझना है लेफ्ट टू राइट जाने में। ओके, अब लेफ्ट टू राइट जाने में लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, तीन जगह पे प्रॉब्लम है। एक है आपका लिथियम और बेरिलियम में है प्रॉब्लम, राइट? दूसरा प्रॉब्लम है कार्बन और नाइट्रोजन में, और लास्ट प्रॉब्लम है फ्लोरीन और नियॉन। नियॉन तो एक्चुअली पूरे पीरियड के साथ प्रॉब्लम है, इसका पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है, बाकी सबका नेगेटिव वैल्यू होता है, इसका पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है। ओके, अब लिथियम और बेरिलियम में Y, ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, Y ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव या ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ EGE कंपेयर्ड टू ग्रुप 1। ओके, अब उसका आंसर है ना, उसका आंसर आप खुद लिखेंगे, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं। क्या यहां पर ये 2s1 है, लिथियम इज 2s1, और क्या आपका बेरिलियम जो है वो 2s2 होता है? ऑब्जर्व करो, क्या इसका s ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फिल्ड हो गया? तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को अनस्टेबल बनाना चाहेगा? थिंक अबाउट इट। क्या ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को अनस्टेबल बनाना चाहेगा?
ऑन द अदर हैंड, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एस को फुली फिल्ड करना चाहेगा, जिससे पेयर हो जाता है, और पेयर्ड ऑर्बिटल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू अ पार्शियली फिल्ड, राइट? तो दिस वुड वांट टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इजीली कंपेयर टू बेरिलियम. How will you write this answer? So it is due to fully filled s subshell stability in group 2 elements. In group 2 elements. Very, very important. Please note down. पहला केस ऑफ एक्सेप्शन is that your lithium, that is group 1 elements, they have a higher negative value compared to beryllium group, right? Why is that so? यहां मैं उल्टा पूछूं तो group 2 elements have lower value, जबकि होनी higher negative चाहिए थी, वो lower हो जाती है. ले, आया मजा कहानी में? पक्का? यस यस यस, गो अहेड, प्लीज आस्क योर डाउट. क्या समझाऊं इसके अंदर, बता ना, कहां अटका हुआ है? ये फुली फिल्ड है बच्चा. इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2s2 2p1 करना चाहेगा वो तो फिर अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई ना, तो वो नहीं करना चाहेगा ना. तो वो जब नहीं करना चाहता है तो उसका इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा है कि कम है? कम है, तो वैल्यू लेस नेगेटिव होगी कि मोर नेगेटिव होगी? वही तो बोला, ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव लेस नेगेटिव. व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ द फुली फिल्ड एस सबशेल स्टेबिलिटी. अब ये गिव रीजन क्वेश्चन आता है. सिमिलरली सेम यही क्वेश्चन, बस उसमें क्या चेंज कर दिया, यहां पर ये ग्रुप 2 की जगह पे मैंने लिख दिया ग्रुप 15, दैट इज योर नाइट्रोजन ग्रुप. ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर्ड टू ग्रुप 14, दैट इज कार्बन ग्रुप. अब अगर आप वापस से रीजन सोचो, अब मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन अब आप सोचो कि क्या कार्बन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, और नाइट्रोजन की बात करूं तो क्या वो 2s2 2p3 है? अब सोचो, दिमाग लगाओ इसके अंदर. यू हैव टू थिंक अबाउट इट, प्लीज सोचो. क्या यहां पर p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्या यहां पर p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या ये चीज हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी पे है? तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी? नहीं, अनस्टेबल नहीं करना चाहेगी ना. व्हाई वुड इट वांट टू अनस्टेबल इटसेल्फ? करेक्ट. सो हाफ फिल्ड p सबशेल स्टेबिलिटी. प्लीज इस पूरे पॉइंट को, इस पूरे क्वेश्चन को लिखो, और फिर पूरे पॉइंट को आप बनाओ और खुद से अपना आंसर लिखो. दिस इज द पॉइंट, दिस इज वेयर मैं आपको बोलता हूं कि पाजी आपको स्पून फीड नहीं कर रहा है. पाजी आपको थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है आपकी, कि खुद सोचो, वो न्यूरॉन खुद का डेवलप करो, जिससे आपका आंसर जो है वो करेक्ट बनना चालू हो इन योर एग्जाम. इज दैट क्लियर? मैं आपको सच में बताऊं, मेरे को पता है ये चीज कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, जो साइंस लेते हैं ना बच्चे, उनका प्रॉब्लम एक्चुअली में साइंस होता ही नहीं है. ट्रस्ट मी, उनका प्रॉब्लम इज नॉट साइंस, उनका प्रॉब्लम इज द लैंग्वेज. इंग्लिश इज द प्रॉब्लम. और हम इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट को 11th 12th में क्या करते हैं? इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं. वेयरएज वो ग्रामर, वो इंग्लिश ही है जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में डेटा निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि इंग्लिश आता है तो वो लॉजिक समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है. और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप खुद से, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पता है ना,
कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन आंसर नहीं बनाना आ रहा। क्यों? क्योंकि भैया इंग्लिश में इज, एम, द, आर कहां लगेगा वो ही नहीं पता चल रहा। तो माय रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि 11th-12th में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट मत करो मेरे दोस्त। उसी के अंदर ताकत है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री के और बायो के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आंसर करने की। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पूछा जाता है यहां पर अगेन मैं यहां पर बोल सकता हूं Y group 18 ऐसा लिख सकता हूं, Y group 18 elements have the most positive value, have the least negative या have positive value of EGE। भैया अब ये आंसर तो आप खुद बनाओ, ये आंसर तो आप खुद बनाओ कि भैया आपके जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं उनका वैल्यू पॉजिटिव क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। यस और नो? इन देयर वैलेंस शेल। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो हमें बाहर से एनर्जी देके भेजना पड़ता है। दैट्स योर लेफ्ट टू राइट के एक्सेप्शंस। ओके, फिर बात करते हैं टॉप टू बॉटम का एक्सेप्शन। सो टॉप टू बॉटम के एक्सेप्शन में दो जगह पे प्रॉब्लम है, दो जगह पे। एक है आपका ग्रुप 16 और एक है आपका ग्रुप 17। ओके, टॉप टू बॉटम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके, ऐसा होता है। और सिमिलरली यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। प्रॉब्लम है सिर्फ फर्स्ट टू एलिमेंट्स के अंदर, ओनली इन द फर्स्ट टू एलिमेंट्स। ओके, पहले जनरल ट्रेंड लेफ्ट टॉप टू बॉटम में क्या था? इट बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव। बोलो हाँ कि ना? तो ऑक्सीजन की वैल्यू मोर नेगेटिव होनी चाहिए कंपेयर टू सल्फर। यस, ऑक्सीजन की वैल्यू मोर नेगेटिव होनी चाहिए कंपेयर टू सल्फर। ऐसा होना चाहिए था, बट हुआ क्या? ध्यान से देखना। सल्फर and chlorine have more negative value of EGE compared to oxygen and fluorine respectively। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। लिखो, प्लीज राइट इट डाउन। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूं। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम में देयर इज अ प्रॉब्लम। राइट? तो यहां पर आंसर में क्या लिखोगे? वाई इट बिकम्स मोर नेगेटिव इन केस ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन। मतलब सल्फर और क्लोरीन की मोर नेगेटिव मतलब वो फास्टर गेन कर पा रहे हैं। सो इट इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन एडेड in sulfur and chlorine is in n is equals to 3 shell, whereas in oxygen and fluorine it is in n is equals to 2 shell। second shell में enter होता है ना, इनका configuration is 2s2 2p4, this is 2s2 2p5। yes, आसान है ना? तो ये सेकेंड शेल में एंटर हो रहा है और ये थर्ड शेल में। अब सोचो ये ऐसा है, ठीक है? दिस इज माय मुट्ठी, ऐसा मानो। अब इस मुट्ठी के अंदर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। इज इट इजी और डिफिकल्ट? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज द फिंगर्स आर रियली कंसंट्रेटेड। बट यही मुट्ठी अगर हल्की सी ऐसे खुली हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना
आसान है कंपेयर टू दिस पोजीशन, राइट? सो it is because electron added in sulfur and chlorine is n is equals to 3 shell, whereas in oxygen and fluorine it is in n is equals to 2 shell. Therefore, in oxygen and fluorine, the incoming electron experiences electronic repulsion. Therefore, the value becomes less negative in case of oxygen and fluorine. All right? Please note this down. So after completion of this atomic properties, my dear friend, the 4 important properties: atomic radii, ionization energy, electron gain enthalpy, and electronegativity. After the completion of these 4 properties, atomic properties, now we need to talk about is the trends in the chemical properties of the periodic elements. Okay? अब chemical properties जैसे कि oxidation state, valency, right? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे, हैलोजन के साथ रिएक्शन करने पे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पे कंपाउंड्स को क्या नाम दिया जाता है, वो सारी बातें हमें इस केमिकल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में करनी है। तो सबसे पहला यहां पर है वैलेंसी। ओके, अब पहली चीज वैलेंसी को डिफाइन करना है। वैलेंसी को डिफाइन करना है तो आधे से ज्यादा बच्चे वैलेंसी को क्या डिफाइन करते हैं? आधे से ज्यादा बच्चे वैलेंसी को समझे ही नहीं है। 10th स्टैंडर्ड के लेवल तक आपको ये टर्मिनोलॉजी आई है। वैलेंसी इज नथिंग बट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained, lost or shared by an atom to complete its octet. ऑक्टेट तक की जो कहानी है ना मेरे दोस्त, उस कहानी को वैलेंसी बोला जाता है। बट आज की डेट में हमें यह पता है कि एलिमेंट्स ऑक्टेट पे नहीं रुकते हैं, वो बॉन्ड बनाने में ऑक्टेट के बियॉन्ड भी चले जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि देयर आर कंपाउंड्स जिसमें आपका एलिमेंट ऑक्टेट पे नहीं रुका है, वो ऑक्टेट के बियॉन्ड चला जाता है। तो आज की डेट में हमने इस वैलेंसी टर्मिनोलॉजी को, आज की डेट में इस वैलेंसी को हमने क्या बना दिया है? ऑक्सीडेशन स्टेट बना दिया है। अब ये पे पूरा चैप्टर पढ़ के आए हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये वेरिएबल हो सकता है, इट कैन बी वेरिएबल, बट एक गिवन एलिमेंट के लिए उसका जो वैलेंसी होता है ना, वो मेरे प्यारे दोस्त फिक्स होता है। ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंडिंग ऑन द बॉन्डिंग कैपेसिटी वेरिएबल, बट वैलेंसी जो होता है ना, वो एक गिवन एलिमेंट के लिए फिक्स आ जाता है। और जब हम पीरियोडिक टेबल में उस ट्रेंड को समझते हैं, तो वो ट्रेंड को समझने में हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली। देखो, उस ट्रेंड को समझने में क्या आप लोगों को याद है कि आपका जो पहला वाला ग्रुप होता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, S1 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 था। दूसरे वाले में S2 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 था। मैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, इन लोगों की तो वैलेंसीज पे बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि डी ब्लॉक बहुत ही खतरनाक एलिमेंट्स हैं, बहुत वेरिएबल वैलेंसीज, बहुत वेरिएबल वैलेंसी ना बोल के बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये लोग दिखाते हैं। तो ये के ऊपर हम पूरा क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां हम इसको अच्छे से डिटेल करेंगे। अभी हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में अगर मैं एक यहां पर ब्लैंक स्लाइड लेके आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर मेरे पास लिथियम है, फिर उसके बाद बेरिलियम है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, तो इनकी वैलेंसीज में वेरिएशन कैसा रहता है? तो भैया आप देखो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं अगर मैं, इफ आई टॉक अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें 1, इनमें 2, इनमें 3, इनमें 4, इनमें 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। तो अब आप सोचो
क्या ये वाले जो फर्स्ट दो ग्रुप्स हैं, ये अगर एक और दो इलेक्ट्रॉन लूज करें तो अपना ऑक्टेट अचीव कर लेंगे? यस और नो? अपना ऑक्टेट अचीव कर लेंगे? तो डू यू एग्री कि भैया इनकी वैलेंसी भी 1 और 2 ही हो गई? सिमिलरली 13th ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो 13th ग्रुप में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, तो 3 आ गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना नॉट पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी 1 + 2 + 3 + 4 लगेगी। सो देयरफॉर माय डियर फ्रेंड, ये वाला जो ग्रुप है 14th वाला ग्रुप, दैट बेसिकली शेयर्स, और यहां तक आपकी वैलेंसी इंक्रीज होती है। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 तक इंक्रीज हुआ ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर उसके बाद देखो, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो इट्स गोइंग टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी वैल्यू 3, जैसे यहां पर 3 था वैसे यहां पर, बट दिस इज 3 लूजिंग, दिस इज 3 गेनिंग। सिमिलरली अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चे गेन करेगा। तो देखो यहां से यहां वैल्यू डिक्रीज हुई। सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट वैल्यू इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट इन माय डियर फ्रेंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूंगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। So first increases up to 14th group and then decreases. वैलेंसी, और आपका जो 18th ग्रुप है भैया उसकी तो वैलेंसी 0 है, उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो कई बार है ना, कई बार ऐसे आपका मजा लेने के लिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जीरो ग्रुप। अब बच्चा बोलता है हमने तो 1 से लेके 18th ग्रुप तक पढ़ा था, जीरो ग्रुप तो कुछ था ही नहीं। तो भैया ग्रुप 18 इज ऑल्सो नोन एज जीरो ग्रुप बेस्ड ऑन देयर वैलेंसी, बेस्ड ऑन देयर वैलेंसी। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बता दिया, अगर आपने इसको सही ढंग से नहीं लिखा तो भैया एग्जामिनर आपके साथ खेल देगा, एग्जामिनर खेल देगा, उसका तो काम है वो करना, उसका तो काम है वो करना। ऐसे ही अगर मैं एक ग्रुप लूं, कोई भी एक ग्रुप लूं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, जैसे ली ना, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, तो ग्रुप ली ना की रब से फरियाद। अब अगर एक ग्रुप में बात करें तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहते हैं ना, 1 1 1 1 एंड 1, बोलो हाँ ना। अब जब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही लूज करेंगे ना टू अचीव देयर ऑक्टेट। therefore on moving down the group your valency remains same, but on moving from left to right it first increases up to 14th group and then decreases प्लीज वैलेंसी का पहले तो डेफिनेशन अच्छे से लिखो, और फिर उसके बाद आपको ये ट्रेंड लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, दैट्स द ट्रेंड यू नीड टू नोट डाउन। प्लीज अच्छे से नोट डाउन करो इस चीज को, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। इसी के साथ आप यहां पर लिख सकते हो दैट, नोट बना के, यहां पर नोट बना के, in today's time valency is replaced by oxidation state, is replaced by oxidation state. So today we use oxidation state as the more profound term rather than valency, right?
ओके फिर बात आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मेरे प्यारे दोस्त, विच इज नथिंग बट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब कितने लोगों को ये पता है व्हाट आर मेटल्स? व्हाट आर मेटल्स? वी नो दैट, राइट? यस, एलिमेंट्स which have tendency to lose electron. Easy? Elements which have tendency to gain electron, they are known as metals and non-metals. अब आप सोचो, आपके दिमाग के साथ मैं खेल रहा हूं, ध्यान से देखना, आपके दिमाग के साथ खेल रहा हूं। क्या हमको याद है कि आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? और क्या हमें याद है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज होता है, मतलब मोर एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एंड लेफ्ट टू राइट योर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो दोनों ही चीजें हमें यह बता रही हैं कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा ना? सिमिलरली टॉप टू बॉटम एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, बिकॉज टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है। तो अगर ये डिक्रीज हुआ तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, इफ यू विल गो इनटू द पीरियोडिक टेबल, I'll show you the periodic table. अगर आप वो periodic table में जाएंगे तो periodic table में मैंने अभी बताया left to right non metallic character increases, जिसमें हम ये वाले ग्रुप को तो ट्रेंड में गिनते ही नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ये वो कॉर्नर आया? क्या मेरे प्यारे दोस्त ये वो कॉर्नर आया विच बिकम्स the most non-metallic in the periodic table? Similarly, left to right metallic character decreases, मतलब ये लोग ज्यादा metallic हुए and top to bottom metallic character increases, तो क्या ये वो कॉर्नर आया? अच्छा, ये वाले पीरियड को हम क्यों नहीं गिनते हैं? रेडियो एक्टिव, सबके सब रेडियो एक्टिव। सो सीजियम is the element which becomes most metallic in the periodic table and fluorine becomes the element which is most non-metallic in the periodic table. अब ये छोटे छोटे फैक्ट्स देखो, ये चैप्टर में आपने नोटिस किया होगा कि फैक्ट्स का ही मार्क्स मिलेगा। ये छोटे छोटे फैक्ट्स वो एमसीक्यूज में पकड़ लेगा। Which of the following element is most metallic? Which of the following elements is most non-metallic? ऐसा आ गया। या आपको 2 4 5 एलिमेंट्स दे दिए और बोल दिया अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर। जैसे कि मैं आपको यहां पर एलिमेंट्स दे दूं, मैंने आपको बोला लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऐसा करके दे दिया। अब पहले तो अपने को पता है ना, दे आर ऑल इन द सेम पीरियड, और एक पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सो लिथियम इज द लीस्ट नॉन मेटालिक, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन। और अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात हुई होती तो लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। सो दिस इज अबाउट मेटालिक एंड दिस इज अबाउट नॉन मेटालिक। तो जब मेरे प्यारे दोस्त, जब आपको अरेंज द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द ट्रेंड्स ऑफ द प्रॉपर्टीज का जब अरेंजमेंट आएगा, मेरे प्यारे दोस्त, ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो। ऑलवेज मेक अ मिनी पीरियोडिक टेबल ऑफ दोज एलिमेंट्स। एक अप्रोक्सीमेट पोजीशन कहां है उनकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो अगर आपने अच्छे से डिजाइन कर लिया
तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज देन द लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम का ट्रेंड विल बी क्लियर, राइट? वो आप लिख के आए हो ट्रेंड। आर यू विद मी? यस। तो ये कहानी जो है ना, ये आपको समझनी है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? फिर लास्ट 2 पॉइंट्स, आज की क्लास के लास्ट 2 पॉइंट्स। तो लास्ट 2 पॉइंट, तो पहला प्रॉपर्टी हमने यहां पर देखा वैलेंसी, राइट? दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तीसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड्स फॉर्म्ड। तीसरा पॉइंट कंपाउंड्स फॉर्म्ड। तो उसके अंदर ए पार्ट में लिखेंगे कि अगर आपके पास एक एलिमेंट ई है और मेरे प्यारे दोस्त उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो वो एक ऑक्साइड बनाता है EXOY फॉर्म का। सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑक्साइड्स। सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे जो कंपाउंड बने उसको हम लोग ऑक्साइड ऑफ दैट एलिमेंट बोलते हैं। अब बच्चा बोलते हैं सर यहां आपने एक्स और वाई ऐसा क्यों लिखा? डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी ऑफ ई आपका ये फॉर्म अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं कि सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करवाए, तो इसका वैलेंसी 1 इसका 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Na2O फॉर्म मिलेगा। बाकी बैलेंसिंग का खेल है। बट इसी की जगह पे अगर मैंने एल्यूमिनियम ले लिया तो ये 2 ये 3 13 ग्रुप है ना ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Al2O3 फॉर्म मिलेगा। तो देखो ऑक्साइड X और Y डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट की वैलेंसी, तो वो मैंने यहां पर आपको बता दिया। सिमिलरली जब ये एलिमेंट E को आप हैलोजेंस X2 में मैं नीचे लिख देता हूं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। E reacting with halogens will give you EXY form, EXY form, again depending on the valency। ऐसे कंपाउंड्स को मेरे प्यारे दोस्त हम लोग बोलते हैं हैलाइड्स। जैसे आपने NaCl का नाम सुना होगा, सोडियम क्लोराइड हैलाइड के, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड, फ्लोरीन का फ्लोराइड। तो जो भी आप हैलोजन यहां चूज करो उसकी जगह पे उसका नाम आ जाएगा हैलाइड। ऐसे ही ये एलिमेंट E अगर मैंने हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया तो मेरे बच्चे अगेन EXHY फॉर्म बनेगा और इस प्यारी सी कंपाउंड को हम लोग हाइड्राइड्स बोलते हैं। अच्छा, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना कि यहां पर जो E एलिमेंट है वो मेटल होगा। नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जो है उसको हाइड्राइड्स नहीं बोलते, क्योंकि नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। तो वो या तो हाइड्रोजन का क्लोराइड बनेगा या हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, राइट? बट हाइड्रोजन विद मेटल जो फॉर्म बनता है उसको हाइड्राइड्स बोलते हैं। और ये हम पढ़ के आए हैं अगेन रिडॉक्स रिएक्शंस में, जहां हमने एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है जब वो मेटल हाइड्राइड्स में होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ABC कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑक्सीजन के साथ, हैलोजेंस के साथ एंड हाइड्रोजन के साथ। मेरे प्यारे दोस्त प्लीज ये नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट चीजें, दिस हैज टू बी नोटेड डाउन। अच्छे से ये चीजें नोट डाउन करो। ये कंपाउंड्स बहुत सारे बच्चे मेरे प्यारे दोस्त नाम ही पता नहीं चलता उनको कि ऑक्साइड लिखा है तो उसका मतलब क्या, हैलाइड लिखा है तो उसका मतलब क्या, राइट? एवरीवन there in the class? Yes, give me a thumbs up. Everyone there in the class? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। और उसमें भी जब मैं यहां पर लिखूं ऑक्साइड्स, तो ना ऑक्साइड्स के केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल के जो ऑक्साइड्स, दे आर मेरे बच्चे बेसिक कैरेक्टर।
ये आपने 10th में भी सुना हुआ है और एक्चुअली में रिएक्शन भी देखा हुआ है कि अगर आपने Na2O को पानी में डाला HOH, अब देखो लिखने के लिए आप H2O लिखोगे लेकिन वो HOH, तो Na और OH मिलके NaOH बनाता है और आपका H2 गैस रिलीज होता है। यू गेट माई पॉइंट और नॉट? तो आपका मेरे प्यारे दोस्तों पानी के साथ रिएक्ट करने पे एक मेटल ऑक्साइड एल्कली बना लेता है, बेसिक कैरेक्टर। सिमिलरली अगर आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक कैरेक्टर को बिलोंग करता है। और ये मैं नहीं, उनके रिएक्शंस बता रहे हैं मेरे दोस्त। SO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, उसको अगर आप रिएक्ट करोगे तो H2SO4 मिल जाएगा। अच्छा, अगर CO2, इसको अगर आपने पानी से रिएक्ट करवाया तो H2CO3 मिल जाएगा, कार्बोनिक एसिड। कोई भी ऐसा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लोगे तो वो पानी के साथ रिएक्ट करने पे एसिडिक बना देगा पानी को। बट यस, ध्यान देना, there are certain oxides जो एम्फोटेरिक नेचर को बिलोंग करते हैं। अच्छा, एम्फोटेरिक का मतलब क्या? एम्फोटेरिक का मतलब क्या? ऑक्साइड्स which can react with acid as well as base। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स, पहला Al2O3, दूसरा ZnO, तीसरा लेड ऑक्साइड, चौथा वेनेडियम का ऑक्साइड आता है V2O5, क्रोमियम का ऑक्साइड आता है Cr2O3। तो इस तरीके से आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल अब आपकी टेक्स्ट बुक्स में जनरली ये और ये ही दिया होता है। मैंने उसके ऊपर कुछ और ऐड ऑन किया। अरे बच्चा प्लीज उसको अच्छे से नोट डाउन करना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फिर देयर आर सर्टेन ऑक्साइड्स जो न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल का मतलब वो ना ही एसिड ना ही बेस, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद आइदर एसिड और बेस। न्यूट्रल ऑक्साइड्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। अले ये लाफिंग गैस है, N2O, याद आया? ये लाफिंग गैस है। इसके एटमॉस्फेयर में अगर आप गए तो आप हंसना शुरू कर दोगे। दिस इज लाफिंग गैस। ऑल राइट, नाउ दिस यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क फॉर टुडे कि गूगल पे ऐसा सर्च करो। अब आपका दिमाग दौड़ने लग गया रिएक्शंस के टर्म में कि ऐसा तो क्या होता है लाफिंग गैस के अंदर कि जब हम उसको इनहेल करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है दैट स्टार्ट्स टू बिहेव एज लाफिंग। So why we get excited when laughing gas is inhaled? And these are neutral oxides. These are neutral oxides. Done? लिखा? तो ये थे आपके कंपाउंड्स के नाम एंड ऑक्साइड्स का एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको इंपॉर्टेंट काम आएगा। ऑलराइट, फिर लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस क्लास, माय डियर फ्रेंड, लास्ट पोर्शन के लिए आई विल मूव इनटू द पीरियोडिक टेबल वंस अगेन। उस पीरियोडिक टेबल को हाईलाइट करते हैं और उस पीरियोडिक टेबल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट हुई। यस, बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। ये रहा। नहीं, देयर कुड बी मोर एग्जाम्पल्स बच्चा, देयर कुड बी मोर एग्जाम्पल्स, बट कैसा होता है ना कि देयर इज नो थंब रूल। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड आइडेंटिफाई करने का। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, सो जो ज्यादा नॉन मेटेलिक है एलिमेंट उसका एसिडिक कैरेक्टर आएगा। बट आप देखो
कार्बन का ही एक ऑक्साइड है जो एसिडिक बिहेव कर रहा है, लेकिन उसी कार्बन का दूसरा ऑक्साइड है जो न्यूट्रल की तरह बिहेव कर रहा है। सो कोई थंब रूल नहीं है इसमें। तो इसीलिए कैसा होता है ना, हाँ, तो जनरली एग्जामिनर्स क्या करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, उन एग्जांपल्स के अराउंड बेसिकली आपको घुमाते हैं। यस यस, एमसीक्यूज में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक ऑक्साइड, ऐसा। ओके, डन। तो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स में मैं ऐसा लिख सकता हूं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दे आर द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उनके जो ऑक्साइड्स होंगे दे विल बी बेसिक, ऑलराइट। एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में मैं बात करूं तो ग्रुप 17 के ऑक्साइड्स, ग्रुप 16 के ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, राइट, दे आर बेसिकली एसिडिक इन नेचर। वो बेसिक होते हैं ग्रुप 1 एंड 2 एंड ग्रुप 16 एंड 17 फॉर अ थंब रूल। बाकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं कि इनके अलावा कोई भी आपको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दिख गया तो वो एसिडिक है, या मेटेलिक ऑक्साइड दिख गया तो वो बेसिक है, और इनके अलावा कोई अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दिख गया तो वो एसिडिक है। क्लियर है? सो दैट्स द थंब रूल यू कैन फाइंड। ओके, यस यस। Vanadium pentoxide. This is vanadium pentoxide. This is chromium oxide. This is lead oxide, zinc oxide, aluminum oxide. All right. चलिए नेक्स्ट आते हैं लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आपकी हेडिंग डलेगी एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट्स, पीरियड 2 एलिमेंट्स। अब जरा नोटिस करो, पहले यहां पर नोटिस करो कि आपका जो पीरियड 2 एलिमेंट है ना बच्चा, यहां पर पीरियड 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनमें ये लोग अपने ग्रुप के साथ तो प्रॉपर्टीज मैच कर ही रहे हैं, दे आर मैचिंग, ऑब्वियसली दे हैव टू, दैट इज व्हाई दे आर इन द सेम ग्रुप। बट क्या नोटिस हुआ, नोटिस ये हुआ कि ये जो लिथियम है ये अपने क्रॉस वाले एलिमेंट, दैट इज मैग्नीशियम, उसके साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है। सो लिथियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम के क्रॉस में कौन आएगा, एल्यूमिनियम। यहां पर देखो ये एरो मैंने यहां कंटिन्यू किया, बेरिलियम के क्रॉस में एल्यूमिनियम, बोरॉन के क्रॉस में सिलिकॉन। अपने ग्रुप के साथ तो मैच कर रहे हैं, बट अपने क्रॉस एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स के साथ भी मैच कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके बियॉन्ड कार्बन और फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन में भी सर्टेन प्रॉपर्टीज सिमिलर, बट ये जो रिलेशन है ना क्रॉस में जाने वाला, ये रिलेशन एज ही मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये फेड आउट हो जाता है, इट डिमिनिशेस। तो मोर प्रोफाउंडली lithium is seen to be having same properties as magnesium, beryllium as aluminium, and boron as silicon. So these are the pairs which show what, my dear friend? Point number 1, they show diagonal relationship in the periodic table. That's the point number 1 under this heading, anomalous behavior of period 2 elements. The first 3 elements of period 2, the first 3 elements of period 2 show property similar to their group as well as to the element present diagonal to them, as well as to the element present diagonal to them. अब इसका आंसर, इसका रीजन है, it is due to the similar size, ionization energy and electron negativity of these elements that their properties become similar. सारी नहीं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर आती हैं, राइट? तो इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में
डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, इसके अलावा पीरियड 2 एलिमेंट्स शो different behavior compared to their group elements. That's your point number 2. Point number 2. Have you written this down? क्या ये आपने लिख लिया है? Yes. Point number 2. यहां पर point number 2, period 2 elements show certain different properties compared to their group elements। और वो क्यों ऐसा होता है? Why does that happen? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या आपको ऑक्सीजन याद है? ऑक्सीजन 2s2 2p4 होता है। अब अगर मैं इसका वैलेंस शेल का वो बनाऊं ऑर्बिटल डायग्राम, तो 1 2 3 and 4 ऐसा बनेगा। अब ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। दैट्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इसके नीचे वाला एलिमेंट जो सल्फर है, जिसमें 3s2 3p4 हो जाता है, तो वहां पर भी सल्फर को भी कितने बॉन्ड बनाने चाहिए थे? 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे। मतलब मैक्सिमम सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अपने को +2 ही दिखनी चाहिए थी। बट किसी को भी याद है सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही थी रिडॉक्स स्टेट में? रिडॉक्स रिएक्शंस में व्हाट वाज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर वी वर एबल टू सी? एनीवन रिमेंबर्स? एनीवन रिमेंबर्स? सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा था? तो यस, इट वाज +6। मतलब ये 6 बॉन्ड्स तक बना सकता है। अब यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, तो ये 6 बॉन्ड तक कैसे जा रहा है भैया? तो मैंने आपको ये बताया था कि सल्फर में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 3d सबशेल। तो जब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो यहां से ये पेयर खुलते हैं और ये पेयर खुल के अनपेयर्ड हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी व्हाट माय डियर फ्रेंड, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर एंड देयरफॉर सल्फर कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स। अब ये चीज ऑक्सीजन क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल का प्रेजेंस नहीं है। एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल द पीरियड 2 एलिमेंट्स। So, period 2 elements show certain different properties compared to the rest of the group elements. It is because of absence of vacant d orbitals in period 2 elements. It is because of the absence of vacant d orbitals in period 2 elements. And with that, my dear friend, your chapter number 3 gets over here. We are done with chapter number 3. That's the end of the chapter, and that's how we finish in style. All right. So, आप जब नेक्स्ट क्लास में आए तो उस नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको इस चैप्टर की समरी बना लेनी है। और वो समरी बनाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से एक शीट दी हुई है। आप देखो, I have given you a sheet like this. Are you able to see? You have your sheets with you, right? वो शीट के अंदर जो लास्ट पेज है ना, वो लास्ट पेज में आप जाके देखो, मैंने समरी बनाने का आपको एक रोड मैप दिया है। अब उस रोड मैप में आपको कैसे करना है वो ध्यान से सुनिएगा। उस रोड मैप में
आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज के जनरल ट्रेंड्स को इस तरीके से ग्राफ में बना दे. सो गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जनरल ट्रेंड इंक्रीज या डिक्रीज, प्रॉपर्टी का नाम यहां पर है, राइट. देन टॉप टू बॉटम, प्रॉपर्टी का नाम है, एक साइड की प्रॉपर्टी इंक्रीज तो दूसरे साइड उसका डिक्रीज ही होना है. दैट्स द थंब रूल यू माइट हैव गॉट कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, राइट. तो ये हो गया जनरल ट्रेंड. फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना पेज का, उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करोगे. यू विल डिवाइड दिस इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके आप पहला और दूसरा, ये जो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स है ना ऊपर, इनमें आप एटॉमिक रेडियाई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये 2 लिखोगे, और नीचे वाले जो 2 क्वाड्रेंट्स हैं उनको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, बिकॉज 2 बड़ी प्रॉपर्टीज आएंगी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उनके पॉइंट्स, एक्सेप्शंस, उनके डिनोशंस, उनका यूनिट है ना, वो सारा आप नीचे की साइड पे नोट डाउन कर लीजिए. एंड ट्रस्ट मी, you will be able to complete this entire chapter on this one single page. बच्चा बोलता है सर इसके पहले वाला पोर्शन, और सर ये केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड. मेरे प्यारे दोस्त, इसीलिए तो पीछे एक ब्लैंक पेज भी दिया है. देखो, ये ब्लैंक पेज का आधा हिस्सा यू विल यूटिलाइज फॉर जनरेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि आज एक्चुअली में इज ऑफ नो मोर इंपॉर्टेंस ना. अपने लिए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही इंपॉर्टेंट है, तो छोटे छोटे लॉज उनका मेंशन कर दो, बस दैट्स इट. वो आधे पेज में कंप्लीट हो जाएगा. इस साइड पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, और जो नीचे का पोर्शन है वहां पर वैलेंसी, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और उसको अगर आप यहां पर ही इंक्लूड करना चाहते हो तो आप वहां यहां पर भी कर सकते हो. ट्रेंड्स को, वैलेंसी का ट्रेंड, मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड, वो ट्रेंड यहां इंक्लूड कर लो, और पीछे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे ऑक्साइड्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हेलाइड्स क्या होते हैं, वो सारा पोर्शन आप यहां नीचे वाले हिस्से में ले लो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बेसिकली नोट दिस डाउन वेरी नाइसली. अगर आपने इसको अच्छे से नोट डाउन किया तो आप मेरे प्यारे दोस्त इस पूरे चैप्टर को एक पेज पे कंप्लीट कर सकते हो. एंड दैट नाउ माय डियर फ्रेंड इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ऑफिशियली, लीगली we have completed everything, and we have discussed the questions, some of the questions while discussing the properties. Some of the questions we will be discussing in the next class, where you will be required to complete your homework and come back to the class, and we will take up some doubts on it. All right? So with this good note, thank you so much. We'll meet up in the next class. Till then, please take care of yourself.